आप मुझे फिटनेस फ्रीक बुला सकते हैं। मैं सुबह की एक भी वॉक मिस नहीं करता अगर मैं बीमार ना हूं तो। मैं अपने कुत्ते बजो को मॉर्निंग वॉक्स पे लेके जाता हूँ। बजो गोल्डन कलर का कॉकर स्पेनियल है। जिसके पास डॉग्स हैं उन्हें पता होगा कि ये ब्रीड कितनी फ्रेंडली होती है। ये बहुत चंचल और खुश मिजाज कुत्ता है और इसे भागना बहुत पसंद है। वैसे तो मैं सिटी पार्क में जॉग करने के लिए ड्राइव करके जाना पसंद करता हूँ, पर आजकल इस जगह पे बहुत भीड़ होने लगी है और मुझे अपनी सुबह शांतिपूर्वक पसंद है। तो मैंने दूसरे पार्क जाना शुरू कर दिया जो शहर के बाहरी इलाके में है। मोस्टली सुबह को पार्क पूरा खाली रहता था। वो सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी जब मैं अपने घर से सुबह 5:30 बजे निकला। बस वो गाड़ी में पीछे बैठा हाईवे राइड को एंजॉय कर रहा था। करीब 6 बजे हम पार्क पहुंचे। पार्क लकड़ी के फेंस से कवर्ड था। खराब मेंटेनेंस की वजह से फेंस कई जगहों से टूटी हुई थी। पार्क के एंड में हाइकिंग का रास्ता बना हुआ था जो जंगल की तरफ जाता था। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और बजो के साथ उतर गया। मैंने उसका पट्टा खोला और हम भागने लगे। बताने की जरूरत नहीं, पर उस समय बहुत ठंड थी तो हमसे जितना तेज हो रहा था उतनी तेज भाग रहे थे। बजो और मैं हमेशा सर्कल्स में पूरे पार्क को कवर करते हुए भागते थे। उस तरह से 10 मिनट भागने के बाद मेरी बॉडी में गर्मी आने लगी। आसमान में घने बादल छा गए थे। पार्क के अंत में घना जंगल मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। माहौल में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। हैरानी की बात है कि उस दिन एक भी पक्षी चहचहा नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग ही वहां जीवित लोग थे। बस वो मेरे आगे भाग रहा था कि अचानक उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और मेरी तरफ भागता हुआ आया। उसे कैच खेलना पसंद था तो मैंने उसके मुंह से लकड़ी का टुकड़ा उठाया और फेंका। ये लो बसो। वो भागा और उसे फिर से उठा लाया। हमें वहां अकेले मजा आ रहा था। वो शायद तीसरी बार था कि मैंने लकड़ी का टुकड़ा फेंका, पर हैरानी की बात है कि बजो ने उसे देखा तक नहीं, बल्कि वो पार्क के एंड में देख के भौंकने लगा। क्या क्या हुआ बेटा? वो उन घनी लकड़ियों को देख के भौंक रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद उसे कोई जंगली जानवर दिख गया होगा। मैंने देखने की कोशिश की पर धुंध की वजह से कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। मैंने उसे खुश किया और लकड़ी का टुकड़ा उठाने को कहा, पर वो अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाह रहा था। वो वहां देखकर सिर्फ भौंके ही जा रहा था जैसे उसे किसी ने डरा दिया हो। हार कर मुझे ही जाके वो लकड़ी का टुकड़ा उठाना पड़ा। मैंने जैसे ही चलना शुरू किया, बजो मेरे पीछे आने लगा। मैं उसे उठाने के लिए झुका ही था कि अचानक बजो बहुत अजीब तरह से घुर्राने लगा। अब जैसे मैंने पहले बताया, वो बहुत ही शांत और खुशमिजाज कुत्ता है। मैंने उसे ऐसे बिहेव करते कभी नहीं देखा था। वो गुर्रा रहा था जैसे वो जंगल में किसी चीज पर हमला करने को तैयार हो। मैंने उस तरफ देखा पर कुछ नहीं दिखा। पर लोग कहते हैं ना कि जानवरों को इंसानों से पहले खतरे का पता चल जाता है। काश मैं उस समय बजो की बात समझ के वापस घर चला गया होता, पर दुर्भाग्यवश मैं नहीं गया और मुझे आज भी उस फैसले का अफसोस है। मैं इसे नजरअंदाज करने वाला था कि अचानक मुझे जंगल में किसी के चलने की आहट हुई। ऐसा लगा कोई सूखे पत्तों पर चल रहा था। बस वो एक बार फिर से भौंका और मुझे लगा शायद जंगल में कोई कोयोटे या हिरण होगा। चुप कर बजो, वहां कुछ नहीं है। चलो 2 और लैप्स भागते हैं फिर घर चलेंगे। मैं फिर से भागने लगा। मैं जितना ज्यादा भाग रहा था उतना ही जोर से बजो भौंकने लगा। मैंने सोचा कि वो पीछे आ ही जाएगा तो मैं पीछे नहीं मुड़ा। बजो के भौंकने की आवाज कम होती चली गई और फिर वो बंद हो गया। आखिरी लैप बेटा, मैंने कहा और अपनी स्पीड बढ़ा दी, ये सोचते हुए कि बजो मेरे पीछे भागता हुआ आ जाएगा। वो मेरे साथ ऐसा खेलना पसंद करता था तो मैं उसके भाग के आगे आने का वेट कर रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं रुका और पीछे मुड़ा। मैंने अपने आप को उस धुंध भरे पार्क में अकेला खड़ा पाया। बजो कहीं नहीं दिख रहा था। बजो, बजो कहाँ हो तुम? मैं उसे बुलाता चला गया पर वो एक बार भी नहीं भौंका। मेरे दिमाग में ख्याल आया और लगा कि बजो खतरे में है कि अचानक मैंने चीखने की आवाज सुनी, जैसे कुत्ते जब दर्द में होते हैं तो निकालते हैं। बसो! मैं उस जगह भागा जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था। जिस लकड़ी के टुकड़े से हम कैच खेल रहे थे वो वैसा का वैसा ही जमीन पर पड़ा था। मैंने उसे बुलाना शुरू किया। असहाय होकर पार्क में घबराते हुए उसे ढूंढ रहा था। बसो, मेरे पास आओ, घर जाने का टाइम हो गया है। बसो, बसो! अचानक मुझे किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज जंगल से आई। बसो, हे भगवान! मैं उसी समय उस फेंस से कूदा और जंगल में भागने लगा। बसो, आओ बेटा चलो। फिर से भौंकने की आवाज आई और मुझे पक्का पता था कि बजो कहीं छुपा हुआ है। शायद वो किसी गिलहरी के पीछे जंगल में भागा हो। बजो, बजो! मैं वहीं का वहीं जम गया। मेरा दिल डर के मारे चलना बंद हो गया।
फिर मैंने जो देखा उसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। मेरा प्यारा बजो एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे पड़ा था। वो मर चुका था, उसके आसपास खून था, उसका सुनहरा फर अब लाल हो चुका था। वो मरा हुआ पड़ा था अपने खून में लथपथ, और उसका चेहरा, हे भगवान, मैं ये दृश्य अपने दिमाग से कभी नहीं भुला सकता। किसी ने उसका छोटा सा चेहरा पत्थर से कुचल दिया था। मैं वहां बुत की तरह खड़ा हुआ सोच रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं कि तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज पीछे से आई। ये वही आवाज थी जो मैंने कुछ पल पहले बजो की आवाज सोच के सुनी थी। पर बजो तो मर चुका है, फिर मेरे पीछे कौन भौंक रहा है? मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मेरी नसों में खून बर्फ बन चुका था। मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया था और बस रोने ही लगा था। जैसे ही मैंने पीछे देखा, मैंने एक डरावना सा आदमी पेड़ के पास खड़ा मुझे स्माइल करता दिखा। उसकी मुस्कान में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से मुझे बहुत नफरत हो रही थी और डर भी लग रहा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे कूड़ेदान में फेंक दिया, और मुझे जो दिख और सूंघा जा रहा था वो बहुत गंदा था। फिर उस आदमी ने मुस्कुराना बंद कर दिया और एक कुत्ते की तरह भौंकने लगा। उसकी आवाज इतनी विश्वसनीय थी कि कभी कोई पहचान भी नहीं पाई कि वो आवाज एक आदमी में से आ रही थी। तभी मेरी आंखें उसके हाथ की तरफ गई और मैंने एक खून भरा पत्थर देखा। मुझे कोई शक नहीं था कि उसने उससे बसों का सर फोड़ा था। फिर वो जमीन पर बैठ गया जैसे कोई जानवर हो, और फिर एक आखिरी बार भौंका, और फिर वो मेरी तरफ भागता हुआ है जैसे कोई कुत्ता तेजी से भाग रहा हो। मैं चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगा। मैं फेंस कूदते हुए जमीन पर गिर गया और मेरी एंकल पर चोट लग गई, पर किसी तरह मैंने अपने आप को उठाया और गाड़ी की तरफ भागने लगा। मुझे नहीं पता मैं उस दिन घर कैसे पहुंचा। अगले दिन मैं पुलिस के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरे और मेरे प्यारे कुत्ते के साथ क्या हुआ ये सुनने के बाद एक पुलिस वाला बोला, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने उस पार्क की ऐसी घटना को रिपोर्ट किया है। हमें और भी लोगों की कई कंप्लेंट्स आई हैं जो अपने पेट को लेके या जॉग करने उस पार्क में गए थे। उन्हें भी अपने पेट्स उसी पेड़ के नीचे रहस्यमयी स्थिति में मरे हुए मिले। उन लोगों ने भी हमें यही बताया कि एक डरावने से दिखते पागल आदमी ने उन्हें मार डाला और फिर उनके पीछे पागलों की तरह भागने लगा। हमने उस पार्क में कई बार छानबीन की पर हमें कोई नहीं मिला, और जंगल भी बहुत घना है तो पूरे एरिया की छानबीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और किसी टास्क फोर्स के बिना नहीं हो सकता। मुझे पता था कि पुलिस इस केस में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, पर हर रात मैं वो बुरा सपना देख के अपनी नींद से जागता हूँ जहाँ मेरे प्यारा बजो खून में लथपथ मरा हुआ जमीन पे पड़ा है और वो पागल आदमी उसकी लाश के पास बैठा उसे कच्चा खा रहा है जैसे कोई नरक का दानव हो। मेरे पापा पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हर सुबह जब मैं उठ के नीचे जाती हूँ मैं उन्हें बहुत जोर से हाथ धोते देखती हूँ, जैसे कि उन्हें साफ करने की वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरे पापा और मैं काफी क्लोज हैं। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। हम शहर में रहते थे पर मम्मी की डेथ के बाद हमारी जिंदगी ही बदल गई। मैंने इस हादसे को भुलाने के लिए बहुत सोशलाइज किया, पर मैंने जिसको दोस्त बनाया या तो वो गायब हो गए या रहस्यमय तरीके से मर गए। उसके बाद मेरे पापा ने शहर की सरहद पे ये घर खरीद लिया और तब से बस हम दोनों ही हैं। मुझे इस अकेलेपन की आदत हो गई है, क्योंकि पता नहीं जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करती हूँ मेरे पापा को पसंद नहीं आता। उन्होंने मुझे एक बार वार्निंग भी दी थी कि अगर मैंने किसी से दोस्ती करने की कोशिश की तो वो मुझे मेरे कमरे में बंद कर देंगे। विश्वास करो वो एक अच्छे इंसान है, बस चाहते हैं मुझे कोई तकलीफ ना हो। वो बस मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और अपनी प्यारी बेटी को खोना नहीं चाहते। पर जैसे जैसे टाइम कट रहा है मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वो मुझसे कुछ जरूर छुपा रहे हैं। मेरे पापा बहुत जल्दी उठ जाते हैं और अपनी मॉर्निंग वॉक्स के लिए निकल जाते हैं। उन्हें नेचर पसंद है और वो करीब 1 घंटा वॉक करते हैं। मैं उस समय सो रही होती हूँ। मैं एकदम तब उठती हूँ जब वो अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आते हैं। वो जैसे ही घर आते हैं सीधा किचन सिंक में जाके अपने हाथ धोने लगते हैं। ये उनकी आदत है और मुझे आज से पहले कभी भी अजीब नहीं लगा। आज जब मैं उठ के नीचे गई मैंने उनके हाथों पे लाल धब्बे देखे। पता नहीं क्यों पर मुझे लगा उनके हाथों पे खून लगा है। मुझे उन पे अब शक होने लगा है। उनके हाथों पे खून क्यों लगा था? मैं उनसे पूछना चाहती थी पर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। हाथ धोने के बाद उन्होंने बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया। मुझे उन्हें देख के हैरानी हो रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर मुझे पता है वो मॉर्निंग वॉक्स के नाम पे कुछ घिनौना काम कर रहे हैं। मेरा शक उस शाम को और भी गहरा हो गया। मैं अपने पापा के साथ लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रही थी जब न्यूज आई, एक ट्रक ड्राइवर स्प्रिंग काउंटी वुड्स के पास मरा हुआ मिला। पुलिस को शक है कि उसकी बहुत बुरी तरह हत्या की गई है। किसी ने उस पे छुरा घोंपा और फिर उसकी आंखें निकाल ली। उसका ट्रक हाईवे के पास के जंगल में मिला। फोरेंसिक टीम के हिसाब से उसकी हत्या सुबह 4 से 5 बजे हुई।
किसी को कोई जानकारी नहीं है कि उस समय वो जंगल में क्यों गया और उसने गाड़ी क्यों रोकी। क्या किसी ने उसे जंगल में आने का लालच दिया ताकि उसे वहां मार सके? किसी को कुछ नहीं पता, पर पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है। इससे पहले मैं पूरी न्यूज देख पाती, मेरे पापा ने चैनल चेंज कर दिया, जैसे वो उन्हें बेचैनी हो रही हो। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मुझे उनसे अब डर लगने लगा है। मेरे पापा आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए। मुझे पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज इस एरिया में पेट्रोलिंग करते सुनाई दे रही थी। मुझे नहीं लगता मेरे पापा किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, पर इस मर्डर के बाद वो बाहर जाने से इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैंने आज अपने पापा का सामना करने का डिसाइड किया है। ये शांति मुझे काट रही है। पापा, आज आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए? नहीं। पर क्यों? उससे तुम्हें क्या करना है? जाके अपना नाश्ता खाओ। नहीं, मैं बस सोच रही थी कि ये कुछ अजीब है, इसलिए पूछा। क्या अजीब है? आपने अपनी मॉर्निंग वॉक मिस कर दी। आप कभी अपनी मॉर्निंग वॉक मिस नहीं करते। मौली, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? मैंने उनका चेहरा पीला पड़ते देखा जब उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। पता नहीं क्यों मेरे सवाल उन्हें बेचैन कर रहे थे। उनके पूरे हाव भाव ही बदल गए थे जब से ये मर्डर रिपोर्ट हुआ। पापा, मैं कुछ समय से आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, पर मुझे डर है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम्हें मुझसे डर लगता है मौली? जिस तरह से उन्होंने मुझसे ये पूछा, मैंने रियलाइज किया कि मेरी बातों ने उन्हें कितना हैरान कर दिया है। मतलब मैं उनकी पूरी दुनिया हूं। उन्होंने हमेशा से यही कोशिश की है कि वो मेरा ध्यान रखें, मुझे प्यार करें। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी कभी उन पर शक करेगी, पर मुझे पता था कि मुझे उनका सामना अब करना ही पड़ेगा। टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत हुआ। मुझे उनसे पूछना था कि मम्मी कैसे सीढ़ियों से गिरी। मुझे उनसे पूछना था कि कैसे मेरे 3 दोस्त गायब हो गए और 2 बाद में मरे हुए मिले। एक का गला घुटा हुआ वो कचरे के ढेर से मिला और दूसरा झील में डूबा हुआ। मैं पूछना चाहती थी कि मेरे तीसरे दोस्त को क्या हुआ, कहां है वो? क्या वो जिंदा है या वो भी मर चुका है? पर इससे पहले मैं अपने जवाब ले पाती, हमारे घर की घंटी बजी। मैंने देखा मेरे पापा की आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। वो धीरे से दरवाजे की तरफ गए और खोला। एक आदमी फॉर्मल्स पहने हमारे दरवाजे पर खड़ा था। उसका तेज चेहरा था और अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था। हेलो सर, मैं डिटेक्टिव ब्रांच, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। ट्रक ड्राइवर के भयंकर मर्डर की वजह से हम इस एरिया में सबका इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अपने कमरे में जाओ। नहीं, उसे भी यहीं रहने दो, शायद वो भी हमें कुछ काम का बता दे। आओ बेटा, बैठ के बात करते हैं। मैंने अपने पापा को इससे पहले इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। मेरे दिल से आवाज आती जा रही थी कि मेरे पापा को कुछ तो पता है जो वो बताना नहीं चाहते। डिटेक्टिव ब्रांच हमारे लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए। मेरे पापा उनके साथ बैठ गए और मैं उनके साथ एक कुर्सी पर बैठ गई। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने मेरे पापा की तरफ देखा और कहा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 6 महीने। अच्छा, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? बस मैं और मेरी बेटी। और आपकी पत्नी? वो 6 महीने पहले मर चुकी। ओह, माफ करना, बुरा ना माने तो बता सकते हैं वो कैसे मरी? वो सीढ़ियों से गिर गई थी। मतलब एक और अस्वाभाविक डेथ? अच्छा, तुम्हारा क्या मतलब है डिटेक्टिव? मैं देख रही थी कि मेरे पापा बेताब और इस आदमी पे गुस्सा हो रहे थे। डिटेक्टिव मुस्कुराया और मेरी तरफ देखा। तुम मॉली हो, राइट? आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं तुम्हारे स्कूल गया था। मेरे स्कूल? क्यों? मौली, क्या तुम जानती हो तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या हुआ था? हाँ, वो मर गए और एक गायब हो गया। क्या जिसने ट्रक ड्राइवर को मारा उसी ने मेरे दोस्तों को भी मारा? हाँ, ये सच है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा डरावनी खबर है। क्या क्या है? तुम जानती हो ये सब कौन कर रहा है मौली, है ना? क्या आप कहना क्या चाहते हो? मुझे कैसे? पापा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? गुस्से से मेरी नसें फटने वाली थी और मेरा सर जोर से फट रहा था। मेरे पापा उठे और चिल्लाए, अपने कमरे में जाओ मौली, और तुम इस घर से निकल जाओ। हमें इन मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता। कम ऑन मिस्टर जॉनसन, कब तक भोला बनने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ नहीं जानते हैं? मैंने उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखी है जिस रात ट्रक ड्राइवर का मर्डर हुआ। मैंने देखा है किसने उसे रोका और जंगल में आने का झांसा दिया। उनकी बहस गरमा रही थी। उस समय मेरे सर का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
मैं जोर से चीखती हुई अपनी सीट से उठ गई और फिर अंधेरा छा गया। जब मैं उठी मैंने देखा पूरे घर में सन्नाटा था। मेरे पापा कुछ घसीट के ले जा रहे थे। जब मुझे दिखाई दिया मैंने देखा कि वो डिटेक्टिव ब्रांच की लाश बेसमेंट में ले जा रहे थे। उनकी आंखें नहीं थी, बिल्कुल ट्रक ड्राइवर की तरह। मौली तुम उठ गई हो, जाओ जाके हाथ धो लो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें अभी निकलना होगा। जब मैंने अपने हाथों को देखा वो खून से लाल हो चुके थे और मेरे हाथों में कुछ था। मैंने धीरे से मुट्ठी खोली और मुझे दिखाई दिया किसी की निकाली हुई आंखें मेरे हाथों में पड़ी थी। मैं शांत हुई और अपने आप से कहा, कुछ नहीं होगा मौली, पापा तुम्हारा ध्यान रख लेंगे, वो हमेशा रखते हैं। उन्होंने मॉम के जाने के बाद भी रखा। उन्होंने तब भी रखा जब सिंडी कूड़े के ढेर में मिली थी। उन्होंने जोआना की लेक में डूबने के बाद भी रखा। उन्होंने जेसन के पहाड़ी से गिरने के बाद भी रखा और उन्होंने ट्रक ड्राइवर के मरने के बाद भी रखा। वो इस बार भी रख लेंगे। मैं एक छोटे शहर से हूं और छोटे शहर के लोग रीति रिवाज और शाप को बहुत मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें हर जगह भूत दिखते हैं, पर बहुत लोग ऊपरी हवाओं के होने पर विश्वास रखते हैं। मैं हाई स्कूल में था जब ये घटना घटी। मुझे शिफ्ट हुए बहुत टाइम हो चुका है, पर जब भी मैं अपने हाई स्कूल के दोस्तों से मिलता हूं ये घटना फिर याद आ जाती है, फिर से और फिर से। हमारे शहर में एक बूढ़ा कपल रहता था। मुझे उनका पहला नाम तो नहीं पता, पर सब उन्हें मिस्टर और मिसेस क्लेटन बुलाते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। शहर में सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे स्वभाव के और दयालु थे। वो हमेशा साथ ही दिखते थे चाहे वो कहीं भी जाएं। मतलब वो वैसे लव स्टोरी की जहां दो प्रेमी साथ बूढ़े होने की कस्में खाते हैं। मुझे आज भी याद है मेरी हाई स्कूल की पहली गर्लफ्रेंड मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उससे वैसे ही प्यार करता हूं जैसे मिस्टर क्लेटन मिसेस क्लेटन से करते हैं। तभी उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि हाँ बोलने की बजाय मैंने कहा ये क्या बकवास है। पता है मैंने बहुत इनसेंसिटिव बात की, पर तब मैं बहुत छोटा था और मुझे उसके साथ वैसा कनेक्शन भी फील नहीं हो रहा था। मुझे अभी तक किसी के लिए वैसा फील नहीं हुआ है, शायद तभी मैं आज भी सिंगल हूं। एनीवे, वापस कहानी पर आते। तो क्लेटन्स का सदा खुश रहो वाला टाइम चल रहा था कि एक दिन मिसेस क्लेटन की नींद में ही डेथ हो गई। शहर के लोगों को बहुत दुख हुआ, पर जो दुख के नीचे कुचल गए वो थे मिस्टर क्लेटन। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मिसेस क्लेटन के अंतिम संस्कार पे गए। वो एक खुली कॉफिन थी। मिस्टर क्लेटन ने किसी से भी बात नहीं की और आसपास के लोगों को नोटिस तक नहीं किया। वो बस कॉफिन के पास बैठे मिसेस क्लेटन की मुर्दा बॉडी को देखते रहे। फिर मिसेस क्लेटन को ले जाके लोकल कब्रिस्तान में दफनाया गया। प्रीस्ट ने प्रेयर स्टार्ट की और सब लोग उनके कॉफिन पर मिट्टी डालने लगे। फिर अचानक मिस्टर क्लेटन उनकी कब्र में कूद गए और एक बच्चे की तरह रोने लगे। इस घटना ने शहर में सबका दिल तोड़ दिया और किसी तरह फिर लोग मिस्टर क्लेटन को लेके गए। अपनी पत्नी के देहांत के बाद मिस्टर क्लेटन बिल्कुल बदल गए। वो किसी से बात नहीं करते, बहुत कम घर से बाहर आते। शहर के सब लोग उनका हाल चाल पूछने जाते रहते, पर जैसे जैसे टाइम कटता गया लोग भी अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए। फिर एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। मैं हाई स्कूल की टीम से फुटबॉल खेल रहा था, तो मुझे एथलेटिक दिनचर्या बना के रखनी पड़ती थी। मेरे कोच ने मुझे सवेरे मॉर्निंग वॉक्स पे जाने की सलाह दी ताकि मेरा स्टैमिना बढ़ सके। मैं जल्दी उठना शुरू हो गया और लंबी जॉगिंग के लिए जाने लगा। धूल भरी कंट्री साइड से हाई रोड की तरफ भागता और फिर वापस घर आ जाता। कब्रिस्तान के पास से शॉर्टकट लेके। वो मंडे की सुबह थी और अभी सूरज नहीं निकला था, तो आसपास अंधेरा था, पर इतना अंधेरा नहीं था और ढलते चांद की रोशनी रास्ता भी दिखा रही थी। मैं हाईवे से वापस आ रहा था। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी और मैं अपनी सांस खो रहा था, तो मैं आराम से जॉगिंग कर रहा था। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ से शॉर्टकट लिया, मुझे रोने की आवाज आई। मुझे लगा शायद कोई परेशानी में होगा और शायद मेरी मदद चाहता हो, तो मैं रुका और आसपास देखने लगा। मैं यहाँ वहां देख रहा था कि कोई दिख जाए जो परेशानी में है। जब मैंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो पूरा शमशान घाट सड़क से दिख रहा था और उस आधे अंधेरे उजाले में मैंने देखा कोई किसी कब्र के पास बैठा रो रहा है। मैंने जैसे ही पास से देखा वो कोई औरत थी, सफेद गाउन पहने, और उसकी पीठ मुझे दिख रही थी। मुझे कुछ टाइम लगा ये एहसास होने में कि वो मिसेस क्लेटन की कब्र के पास बैठी थी, और यही नहीं, उसने एग्जैक्टली वही सफेद गाउन पहना था जो मिसेस क्लेटन को पहनाया गया था। व्हाट द हेल! वो औरत तुरंत मुड़ गई और उसका चेहरा किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका चेहरा पूरा सफेद था और उसके होंठ लाल और धुंधले थे, जैसे किसी ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया हो। मैंने इससे ज्यादा डरावना आज तक कुछ नहीं देखा।
फिर वो उठ के जोर से हंसने लग गई, बहुत ही अजीब तरह से। मेरा विश्वास करो, जब मैं ये बोल रहा हूँ मुझे लगा डर के मारे मेरा दिल चलना बंद हो जाएगा। मेरी मॉर्निंग अपनी जान बचाकर भागों में चेंज हो गई। उस दिन के बाद हमारे लोकल कब्रिस्तान और उसके आसपास की जगह में ऐसी बहुत घटनाएं घटनी शुरू हो गई। ये घटनाएं ज्यादातर भोर के समय घटती थी। एक अफवाह फैलने लगी कि मिसेस क्लेटन की आत्मा अब इस शहर को सता रही है। एक दिन हमारे पेस्टर चर्च जाके सुबह की घंटी बजाने वाले थे कि तभी पास के पेड़ से मिसेस क्लेटन का भूत उन पर कूद पड़ा। ऐसा होते ही वो बहुत जोर से चिल्लाए और वहीं जमीन पर बेहोश हो गए। शहर के लोगों ने मिस्टर क्लेटन से पूजा रखवाने को कहा ताकि मिसेस क्लेटन की आत्मा को शांति मिल सके। कई लोगों ने तो उन्हें ओझा के पास भी जाने को कहा, पर उन्होंने इस मामले में सबसे बात करनी ही बंद कर दी। मैंने अपने पड़ोसियों को मेरे पेरेंट्स को कहते सुना कि मिस्टर क्लेटन इस बारे में कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खुशी है कि मिसेस क्लेटन मरने के बाद वापस आ गई हैं। लोगों ने अंधेरा होने के बाद कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया। एक हफ्ता बीता और पूरा शहर इन सुपरनैचुरल घटनाओं से खौफ में आ चुका था, पर उस समय लोग अपने बारे में भी सोचने से डर रहे थे, हमारे पेस्टर भी। मेयर ने कम्युनिटी मीटिंग बुलाई और बताया कि वो इस बात को दूसरे शहर के कॉवेनेंट तक लेके जाएंगे और एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेंगे। जिस दिन एक्सोर्सिज्म होने वाला था, कुछ अजीब सा हुआ। हमारे कोच बहुत बहादुर और बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्होंने उस दिन सुबह जल्दी प्रैक्टिस के लिए बुलाया। जब हम सब लोग ग्राउंड में इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा, बॉयज, हम वार्म अप करने के लिए भागेंगे। सब अपनी एक्सरसाइज कर लो, हम 5 मिनट में शुरू करेंगे। उस समय सुबह के 4 बजे थे और हम 4 लोगों का ग्रुप था हमारे कोच को मिला के। फाइनल्स बस आने ही वाले थे और कोच ने स्पेशल प्रैक्टिस सेशन रखा था स्पेशल प्लेयर्स के लिए। फिर हमने सुबह की दौड़ लगानी शुरू की ताकि अपने आप को वार्म अप कर सके। हम शहर की खाली गलियों में भाग रहे थे। अभी सूरज आया नहीं था तो ज्यादातर अंधेरा ही था। हम चर्च रोड के पास आए जब कोच ने वो रोड ली जो कब्रिस्तान की तरफ जाती थी। पर कोच, हमें इस समय कब्रिस्तान के पास नहीं जाना चाहिए, डैनियल ने घबराते हुए कहा। वहां होती घटनाओं के बारे में सोच के मुझे चिंता होने लगी। चुप करो, भूत भूत कुछ नहीं होता, चलो मेरे पीछे आओ। हमें कोच को फॉलो करना ही पड़ा। मेरा दिल फिर जोर से धड़कने लगा। मुझे पता था अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम कब्रिस्तान क्रॉस करने ही वाले थे कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग रुक गए और आसपास देखने लगे। डैनियल चिल्लाया, हे भगवान, वो हमें लेने आ रही है। हमें पीछे से किसी के भागने की आवाज आई और हम सब एक साथ मुड़े। हमने देखा मिसेस क्लेटन का भूत उस सफेद गाउन में हमारी तरफ भागता रहा था। हर कोई इतना हैरान और डरा हुआ था कि हम भागना ही भूल गए। वो भागती हुई पागलों की तरह हंस रही थी। वो बहुत पास आई और हमारे कोच पर उछली। हम सब इस भयानक चीज को देख के हांफने लगे, पर कोच ने अचानक उसका गला पकड़ा और उसकी नाक पर जोर से घूंसा मारा। मिसेस क्लेटन जमीन पर गिरी और उनका खून बहने लगा और उनके मुंह से चिल्लाने की आवाज आई। पर इस समय वो आवाज किसी आदमी की थी। उनकी विग गिर गई और तभी उसी समय सूरज की रोशनी भी आने लगी। जैसे ही आसपास सब कुछ क्लियर दिखने लगा, हमें एक दुखद सच्चाई की पहचान हुई। वो मिसेस क्लेटन नहीं थी, पर उनके हस्बैंड थे। ये वो थे जिन्होंने शहर के लोगों को डरा के रखा था। अपनी पत्नी का गाउन पहन के, उनका मेकअप अपने चेहरे पे लगाया। उनकी मौत ने उन्हें मानसिक रूप से पागल कर दिया था। पर हर इंसान का अपना दुख झेलने का अलग तरीका होता है। अपनी चोट से ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में रहने के बाद मिस्टर क्लेटन को पागल खाने भेज दिया गया ताकि उनका ध्यान रखा जा सके और सही ट्रीटमेंट हो। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कोच सबसे बहादुर इंसान है। उन्होंने ना ही मिस्टर क्लेटन को उस दिन पूरा पागल होने से बचाया, पर शहर के लोगों को भी ऐसे खतरे से बचाया जो उन्हें जिंदा मार रहा था।